गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से होंगे और अपनी जितनी भी नकारात्मकता होगी, निगेटिविटी होगी, उसे सब होलिका दहन में ख़त्म कर दिए होंगे, है ना? और फिर से एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ेंगे। और आप जुड़े भी रहे होंगे। मैंने बार बार कहा कि होली और दिवाली तो आती रहती है, आएगी। जिस दिन आप सफल हो जाएं वही होली है और वही दिवाली है। देखिए, हम लोग ऑप्शनल हिस्ट्री पढ़ते हैं। मैं देखता हूँ कि कई बार आप लोगों में तनाव आने लगता है या थोड़ा बहुत सोचने लगते हैं कि सर क्लास नहीं जा रही है या नोट्स अभी नहीं मिले हैं। एकदम किसी चीज़ के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेंस की परीक्षा जब आप देंगे तो एकदम सही समय पे सारा सिलेबस आपको पूरा मिलेगा। एक एक बिंदु पर कई तरीके से रिवीजन तो कई तरीके से किया जा सकता है ना? और एक बात और भी मैं कहूँ, हमेशा से कहता हूँ कि कुछ बच्चों का है कि सर पीजीटी हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, नेट जेआरएफ की हिस्ट्री पढ़ा दीजिए, टीजीटी पीजीटी की पढ़ा दीजिए। फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ, अभी फाइनल तो नहीं है, लेकिन एक ज़रूर कोई ऐसा 100-150 का कार्यक्रम डिज़ाइन करूँगा अप्रैल में ही, जिसमें ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री का जो परिप्रेक्ष्य है थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए, अवधारणात्मक रूप से कॉन्सेप्चुअली तो आप जानते हो कि जो हमने बताया ऑप्शनल लेवल पे उसी के नीचे सब है, चाहे वो जीएस मेंस हो, चाहे वो जीएस प्री हो। लेकिन टीजीटी पीजीटी या फैक्चुअल जो पॉइंट होते हैं उस पर थोड़ा सा फैक्चुअल आपको ज़्यादा हुनर होता है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और ऑप्शनल पे जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोगों को कोई अतिरिक्त प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। आप लोग स्वाभाविक रूप से उसके पार्ट होंगे। बस ये है कि उसको जैसे अतिरिक्त सरप्लस मानिएगा वो, है ना? क्योंकि उसमें से मैक्सिमम सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पहले से ही पता होंगी। क्लियर है? तो आइए आज हम लोग जो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की, वो ये करते हैं अकबर से लेकर के शाहजहां तक। देखिए, आज के टॉपिक में हमने यूपीएससी के सवालों को देखा है, कुछ यूपीपीएससी के देखा है, कुछ नए सवाल भी डाले हैं जो हमारे हिसाब से आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सारे पुराने सवाल ही आएंगे। और आपको बताऊं कि इस बिंदु पे और भी काम करना है कि वो नए सवाल कौन कौन से हो सकते हैं। एकदम आपको फुलफिल, मतलब क्या कहते हैं कि एकदम अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रखना है। तो फिलहाल हम लोग शुरुआत करते हैं इस पे। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग यूपीएससी और यूपीपीएससी के सवालों को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं या देखते हैं, तो ये ज़रूर ध्यान में रहता है कि पिछले 4-5 सालों के अंदर ही रहे। अब 2002 का और 2001 का, 1992 का कोई सवाल आया हुआ हो और 91-92 के क्वेश्चंस को नहीं अब देखना चाहते, इसलिए क्योंकि पैटर्न भी बदल गया है ना? तो अपने हिसाब से हमने लिया है, इसलिए कभी किसी समय पे अगर आपको ये लगने लगे कि सर ये सवाल थोड़ा-सा टिपिकल है, नहीं आ पा रहा है, तो आप मुझे बिंदास होकर के मैसेज करिए। कोई भी चैप्टर चलता रहेगा। हम ये कह रहे हैं कि मुगल मुगल का सवाल है, सल्तनत का सवाल है। क्लास के अंदर की बात है, पब्लिक तो जा नहीं रही है। तो मालूम हुआ कि हमने मॉडर्न भी शुरू कर दिया और कोई प्रश्न है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो आप हमें मैसेज करें। अगर आवश्यक समझूंगा तो क्लास के अंदर टेकअप कर लूँगा, नहीं तो आपको क्या करूँगा कि पर्सनली स्तर पे लिख करके वॉइस मैसेज के द्वारा किसी भी तरह से उस समस्या का समाधान होगा। समस्या नहीं रहनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है? और फिलहाल आइए हम लोग देखते हैं अकबर से जो जहांगीर तक आप देखेंगे तो आप बहुत सारे कल्चरल, साहित्य, कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उन सेक्शंस पे भी सवाल आए हुए हैं, उसको भी लेंगे। लेकिन हमने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है उसमें पहले राजनीतिक, राजपूत नीति, दक्षिण नीति यानी राजनीतिक दक्षिण भारत और धार्मिक नीति के संदर्भ में ही पढ़ाया है। तो उसी से संदर्भ के प्रश्नों को हमने चुना है ना? तो ये हमारा कोई अपना सिलेबस तो है नहीं, बस हमारी ये अपनी स्ट्रेटजी है पढ़ने की। तो फिलहाल आइए देखते हैं। पहला जो सवाल है वो ये है कि अकबर, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल को आप लोग देखेंगे तो कई बार ये नहीं सोच पाएंगे कि कहाँ से शुरुआत किया जाए इसकी, कि अकबर ईश्वर में दृढ़ विश्वास को बलपूर्वक कहना कहना चाहता था।
परंतु ईश्वर पूजा किस ढंग से हो, इस संबंध में उसकी संकल्पना कट्टर इस्लाम या कट्टर हिंदुत्व से स्वतंत्र थी। टिप्पणी करिए। आपको लग रहा होगा कि एक बार सर और पढ़ लें, तो आइए फिर से पढ़ते हैं। और वास्तव में यूपीएससी के जो सवाल हैं, आपको 2 मिनट उस पर समय तो देना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा लिखना शुरू कर दिया, यही नहीं मालूम हुआ कि फोकस किस पे करना है। तो एक बार फिर देखते हैं कि अकबर ईश्वर में दृढ़ विश्वास को बलपूर्वक कहना चाहता था, परंतु ईश्वर पूजा किस ढंग से की जाए, इस संबंध में उसकी संकल्पना कट्टर इस्लाम और कट्टर हिंदुत्व दोनों से स्वतंत्र थी। टिप्पणी करिए। आपको अगर फोकस हो गया हो तो मैं बताऊं, ना हुआ हो तो किन किन बिंदुओं पर ध्यान में देने की जरूरत है। वास्तव में इसका जो फोकस पॉइंट है, अगर आप देखें जो की पॉइंट है, वो ये है आपका दीन इलाही। दीन इलाही और सुलह ए कुल, ये 2 पॉइंट है इसका, सुलह ए कुल और दीन इलाही। और सुलह कुल की अवधारणा को समझने के लिए या दीन इलाही की अवधारणा को समझने के लिए हमें निश्चित रूप से एक बात यह भी ध्यान देना चाहिए कि उस समय 2 प्रकार की जो विचारधाराएं थीं, वो थी दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम, और दूसरा था दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब, ये 2 प्रकार की अवधारणाएं थी। दारुल इस्लाम क्या था कि ऐसी जगह या ऐसी शासन पद्धति जिसमें इस्लाम धर्म का बोलबाला हो या वो प्रशासन इस्लामी ढंग से चलता हो। और दारुल हर्ब का मतलब ये हो गया कि वह स्थान जहां पे इस्लामिक विधि से चीजें नहीं चल रही हैं, वो दारुल हर्ब हो गया, है ना। इन दोनों अवधारणाओं, ये दोनों अवधारणाएं आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक कट्टरवादी नजरिए से थी, हो ना हो, लेकिन उसी बीच में जो अकबर ने जो अवधारणा रखी, वो दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब दोनों से हटते हुए सुलह कुल की अवधारणा पर रखी। और यह अवधारणा उसकी किस पे थी? सर्वधर्म संभाव पर थी, सबको मानने के लिए थी। वो कट्टर हिंदू या कट्टर इस्लाम या कोई भी कट्टर अन्य धर्म जो है उससे परे थी। इसी बात को इसने लिखा है कि उसकी संकल्पना कट्टर इस्लाम या कट्टर हिंदुत्व से स्वतंत्र थी। तो उसकी अवधारणा में क्या आया सुलह कुल में? जाहिर सी बात है वो सारे तत्व आएंगे जो कि व्यक्ति या समाज के नैतिक विकास के लिए वो उसे जिसे वो अपेक्षित मानता होगा। काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं मानता हूं कि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा टिपिकल जरूर रहा है यूपीएससी 2018 का। तो आइए हम लोग इसकी शुरुआत कर लेते हैं। यहां से ये हटा दें। चलिए लिखते हैं। एक बार प्रश्न को फिर से देखिए, उसके हिसाब से फ्रेम करना आसान रहता है कि अकबर ईश्वर में दृढ़ विश्वास को बलपूर्वक कहना चाहता था, है ना। ठीक है, आइए। अकबर मुगल काल का एक ऐसा शासक था जिसने अपने धार्मिक अभिरुचियों की जिसने अपनी धार्मिक अभिरुचियों को दृढ़तापूर्वक अभिव्यक्त किया। हमेशा जानते रहिए एक बात को
अभिव्यक्त किया। प्रायः जब आप किसी धर्म या संप्रदाय पर अपना विचार रखते हैं तो बड़ा साहस का काम होता है, क्योंकि हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि लोग उसे कैसे देखेंगे, है ना। तो धर्म का जो असर है वो भी भारतीय समाज पर, इंडियन कॉन्टिनेंट में, भारतीय समाज में तो आप ये मान सकते हैं कि धर्म के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हाँ, सबके लिए धर्म के मायने अलग अलग हो सकते हैं, कभी चर्चा करेंगे विषय। हालांकि एंशिएंट से लेकर के आज तक आप लोगों ने देख लिया है, ये सारी बातें देखी हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि धार्मिक मामलों पे अपनी बात को कहना आसान नहीं होता है। फिलहाल आगे देखते हैं कि अकबर के समय, शुरुआत कर दे रहा हूं मैं, अकबर के समय तक दो प्रकार की विचारधाराएं, दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थीं, दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थीं। अब आगे आप लिखेंगे कि हम लिखें? अब आप लिखिएगा, प्रचलित थी। प्रथमतः दारुल इस्लाम, जो कि इस्लामी शासन पद्धति पर बल देता था, और दूसरी दारुल हर्ब, जो कि यह मानता था, जो कि ऐसे प्रशासन के लिए था जहां पर इस्लामी कानून लागू नहीं होता था, है ना। ठीक है, प्रचलित थी। किंतु अकबर ने इन दोनों विचारधाराओं से अलग हट करके, इन दोनों विचारधाराओं से अलग हट करके सुलह-ए-कुल के आधार पर धार्मिक विचार को सामने रखा। जो कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर आधारित था। और आगे लिखा जा सकता है, चलो कोई बात नहीं, लिख ही दे रहा हूं मैं। इसमें सभी धर्मों को, इसमें सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी गई, स्वतंत्रता दी गई, एवं भेदभाव मूलक, एवं भेदभाव मूलक प्रावधानों को हटा दिया गया। अब देखो, ये सब सारी बातें सैद्धांतिक हो गई। अब आपको सैद्धांतिक के साथ साथ कुछ फैक्ट की फीडिंग करानी है, फैक्ट भी डाल देने हैं। सभी धर्मों को स्वतंत्रता दी गई। आप जानते हैं अकबर ने विभिन्न धर्माचार्यों से मुलाकात की, जैसे हेमचंद्र सूरी, जिन प्रभा सूरी, मेहराजी राणा, पुरुषोत्तम एवं देवी, सब हमने आपको बताया है ना। और सबसे मिलकर के जो अच्छी बातें थी उसे स्वीकार किया। यही तो सर्वधर्म संभाव की बात हो गई, सुलह कुल की बात हो गई। जैसे जैनाचार्यों से मिलकर के उसने जो है
मांसाहार बंद कर दिया। हिंदू जो परंपरा पर थे, हिंदू संतों से मिल करके उसने तिलक लगाना और जो है अपनी माँ की मृत्यु पर केश प्रक्षालन, आप जानते हैं हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा प्रावधान है। आप खुद आप देखिए, अभी हमारी बड़ी बड़ी माता जी का देहांत हो गया। अब उसमें तार्किकता कोई खोजे कि सर ऐसा क्यों कराया जाता है, तो जाहिर सी बात है तार्किकता बहुत सारे लोग नहीं भी करते होंगे, नहीं भी करते हैं। लेकिन हम लोगों का क्या है कि कोई भी है, जो भी परिवार में जहाँ था पुरुष सदस्य था, उस सभी लोगों ने शुद्धि के दिन केश प्रक्षालन किया। हाँ, परंपराएं अलग हो सकती हैं, किसी के यहाँ तीसरे दिन हो जाता है, किसी के यहाँ उसी दिन हो जाता है, किसी के यहाँ 10 दिन हो जाता है, किसी के यहाँ 12 दिन पे होता है। परंपराएं अलग हो सकती हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है, शुभ और अशुभ दोनों अवसरों पे जो है क्या कहते हैं, मुंडन करवाने की प्रथा रही है। खैर, संस्कारों में कभी चर्चा करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से जानते रहिए, ये उसकी जिज्ञासु जो प्रवृत्ति थी, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात थी कि सभी धर्मों को स्वतंत्रता दिया गया और भेदभाव मूलक प्रावधानों को हटाया गया। तो ये शो करता है कि सबको पर्याप्त अपनी बात रखने की स्वतंत्रता थी और भेदभाव मूलक प्रावधानों को हटा दिया गया। इसके लिए उदाहरण अगर आपको देना हो तो सिंपल सी बात है, जैसे जबरन दास बनाने की प्रथा को हटा दिया गया 1562 में, जजिया कर हटा दिया गया, तीर्थ यात्रा कर हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये वो कर थे जो कहीं ना कहीं भेदभाव पैदा करते थे, है ना। और ये सारी ग्राउंड किस बात पे थी? ये सारी बैकग्राउंड इस बात पे थी कि अब हम सुलहे कुल के आधार पर अपनी धार्मिक नीति और धार्मिक विचारधारा को सामने रखेंगे। इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातें होंगी, नैतिकता वाली बातें होंगी, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बातों को, उस परंपरा और उस ढंग को भी लिखने की जरूरत है जहां पर ये बात जस्टिफाई होती हो कि अकबर क्यों और कैसे चाहता था कि वह दृढ़तापूर्वक धार्मिक विचारों को सामने रखे। आइए हम बताते हैं। शुरुआत करेंगे इस बात को लेकर के कि अकबर जिज्ञासु प्रवृत्ति का था, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने उसने 1575 ईस्वी में इबादत खाना की स्थापना की। इबादत बहुत फेमस जगह है, आप जानते हैं। इबादत फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की। और 1578 ईस्वी में, ये सारे तथ्य आप जानते हैं, इसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया। इसे सभी वर्गों के लिए खोल दिया। अब थोड़ा सा समझिए, इबादत खाने की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य क्या था कि वो जाने धर्म के बारे में, विभिन्न आचार्यों के विभिन्न मतों के क्या है, क्या दृष्टिकोण है। 1575 में उसने स्पेशली केवल पहले इमामों के लिए, इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए, आचार्यों के लिए उसे खोला। एक इंटरेस्टिंग घटना आपको बताऊं कि एक दिन बहुत शोर शराबा हो रहा था इबादत खाने में। तो अकबर ने बदायूनी से कहा, बदायूनी उस समय जो वहाँ का नेतृत्व कर रहा था, दिन वाइज डे वाइज बटा हुआ था। तो उसने कहा कि भाई जो लोग हल्ला कर रहे हैं उनको सभागार से बाहर निकाल दिया जाए। तो बदायूनी ने कहा कि जनाब, तब इस पूरे इबादत खाना में सिर्फ 2 लोग बचेंगे, एक आप और एक हम, बाकी सबको बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। जैसे वो कहा जाता है ना कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो वो स्थिति थी। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है, लेट इट, सबको इसमें शामिल कर दिया जाए। आप ये कह सकते हैं कि 1578 में इसकी जो ये बात थी, इसकी तुलना आप विश्व धर्म संसद से भी कर सकते हैं। भले ही इसमें विश्व के प्रतिनिधि नहीं शामिल हुए उस रूप में जैसा कि शिकागो में आपको दिखाई देता है,
लेकिन आप सोचिए 1893 में और कहाँ 1578 में, 325 साल पहले ही, 300 साल पहले ही कहीं जो है क्या कहते हैं कि अकबर के दिमाग में एक ऐसी अवधारणा थी कि सारे धर्मों के आचार्य इसमें आए, और सारे देशों के प्रतिनिधि भले ही ना इसमें शामिल रहे हों, लेकिन ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, पारसी सारे लोग शामिल थे। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप कह सकते हैं कि एक दृष्टि से देखा जाए, ऐसे ही लिखने से थोड़ा सा आप वैचारिक फलक बढ़ाएंगे, दृष्टि से देखा जाए तो यह धर्म संसद ही थी, तो यह धर्म संसद थी। राइट। और 1579 में 1579 में मजहर जारी किया गया, मजहर जारी किया गया। आगे देखिए, डॉट 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 कर रहे हैं, सुन के आप लोग लिखिएगा इस बात को, मजहर जारी किया गया। और आपको बताऊं कि धार्मिक नीति के विकास में यह एक बहुत बड़ा पत्थर था, मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें कहा गया कि यदि किसी विषय पर विभिन्न आचार्यों के बीच व्याख्या में अंतर है तो बादशाह के उसमें से किसी एक को चुनने अथवा कुरान की आयतों के अनुरूप एक नई व्याख्या करने का अधिकारी होगा। यानी कट्टर इस्लाम को प्रतिस्थापित करने का ये तरीका था। राइट। आपको बताऊं, इस पे बहुत टिप्पणियां की गई कि अकबर जो है इमाम बनना चाहता था, धर्म लाना चाहता था, लेकिन हकीकत बात क्या थी? हकीकत बात यह थी कि राष्ट्र के ऊपर धर्म नहीं है। राष्ट्रीय हितों की आवश्यकता के लिए, साम्राज्य के हितों की आवश्यकता के लिए धर्म की व्याख्या होनी चाहिए, और उस व्याख्या करने का अंतिम अधिकार बादशाह के पास होगा, ना कि इमाम के पास होगा, है ना? तो वही वो कह रहा है कि कट्टर हिंदू या कट्टर इस्लाम से उसकी एक अलग अवधारणाएं थी। और ये अवधारणा विकसित रूप में कैसे आएगी आपको बताऊं। 1579 ईस्वी में मजहर जारी किया गया। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके फिर आगे आप लिखिएगा कि इसी क्रम में 1581 ईस्वी में 1581 में दीन इलाही की 81-82 लिखते हैं, दीन इलाही की घोषणा की गई, दीन इलाही की शुरुआत की गई। इसके कुछ बिंदु को लिखिएगा कि यह एक नैतिक आचार संहिता थी, है ना? इसमें सम्राट को एक आध्यात्मिक गुरु माना गया, सांसारिक सुखों के परित्याग की बात कही गई, दैनिक नैतिक जीवन अपनाने की बात, अहिंसा, मांसाहार त्यागने की बात, अधिक उम्र की महिला या बहुत कम उम्र की महिला से विवाह न करने की बात कही गई, है ना? मोहसिन फानी ने इसके सिद्धांतों को दिया है, और अपने ही जीवन में लोगों को क्या करना कि एक तरह से श्राद्ध का भोजन दे देना। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक ग्रीट करना कि जो हमसे कहीं कोई गलती हुई है वो उसको बैलेंस करने का प्रयास करना। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि दीन इलाही के द्वारा उन कॉमन सिविल कोड को रखा गया जिसमें कहीं भी कट्टर इस्लाम या कट्टर हिंदू या किसी भी कट्टर धर्म के तत्व शामिल नहीं थे। और यदि दीन इलाही को मान लिया जाता तो निश्चित रूप से एक ऐसे सर्वधर्म संभाव वाले समाज का निर्माण होता जो कि राष्ट्र को भी मजबूत करता। राइट। ठीक है। हालांकि दीन इलाही बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना? क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग इसे धर्म माने, और धर्म का मामला इतना संवेदनशील होता ही है। और आप यहाँ अगर आप देखेंगे तो अकबर अशोक से ज़्यादा मानवीय भावनाओं को या मानवीय संवेदनाओं को समझता था। क्यों? क्योंकि जब उसके ही लोग, उसके खास लोग, उसके नवरत्न में ही लोगों ने विरोध करना शुरू किया। जैसे भगवान दास से जब कहा गया तो भगवान दास ने कहा कि साहब दो, अगर आप कहें तो मैं इस्लाम धर्म कर लूं, अपना लूं, क्योंकि मेरी नज़र में तो सिर्फ दो ही धर्म हैं,
हिंदू या इस्लाम, है ना? तो उसको लग गया कि वास्तव में ये धर्म का मामला है। अशोक की तरह से उसने सारे संसाधन दीन-ए इलाही के विकास के लिए नहीं खर्च किए, है ना? लेकिन दीन-ए इलाही में कम से कम उसकी मान्यता या उसकी जो है क्या कहते हैं कि सोच तो प्रतिबिंबित होती ही होती है ना? राइट? तो अब आप निष्कर्ष उसके हिसाब से लिख लेंगे कि इस प्रकार जो कट्टर इस्लाम या कट्टर हिंदुत्व से परे अकबर की जो धार्मिक अवधारणा थी वो विशिष्ट थी और सभी धर्मों के लिए थी, सर्वधर्म समभाव को समाहित किए हुई थी और यह अपेक्षित था कि इससे राष्ट्र और समाज दोनों मजबूत होगा। क्लियर है? लिख ले जाएंगे? हमारे ख्याल से आप जरूर लिख ले जाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या आपके विचार में अकबर की राजपूत नीति विशिष्ट भारतीय शासकों को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट करने का सोचा समझा प्रयास था? एक बार फिर से देखिए, हमेशा कहते हैं हम तथ्यों को पढ़ें। क्या आपके विचार में अकबर की राजपूत नीति विशिष्ट भारतीय शासकों को मुगल साम्राज्य में समाविष्ट करने का सोचा समझा प्रयास था? जाहिर सी बात है, राजपूतों की बात कह रहा है। अगर आपने लेक्चर सुना हो तो जैसे लगता है कि उस लेक्चर को सुन के ये सवाल बनाया गया हो, ऐसा नहीं है। 2017 का सवाल है और क्लासेस तो मैं 2005 से ले रहा हूँ। अगर आप 2010, 8, 9, 10 या कभी भी राजपूत नीति के संदर्भ में रखे होंगे तो मैंने जरूर पृष्ठभूमि को डिस्कस करते समय आपको बताया होगा, है ना? तो कैसे लिखेंगे? जाहिर सी बात है, राजपूत नीति, हम तो इस बात को कहते हैं कि सामान्यतः इतिहासकार इस बात को लिख देते हैं या लोगों को लगता है कि अकबर की जो सर्वधर्म समभाव की नीति थी वह उसकी महानता का कारण थी। लेकिन मैंने आपको बताया कि अकबर की महानता का कारण अगर हमसे पूछा जाए तो नंबर 1 में मैं उसकी राजपूत नीति बताऊंगा। क्यों? क्योंकि राजपूत नीति के माध्यम से उसने उस समुदाय और उस कौम को मुगल साम्राज्य के हितों से जोड़ दिया, जो कि इस बात के लिए कुख्यात थी कि विरोध करने के लिए, है ना? वो हमने आपको बताया था सल्तन जो राजपूत कालीन जो समाज था वो क्या था कि 12 बरस ले कुकुर जिए, 13 बरस ले जिए सेहार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन के धिक्कार। इस तरह की अवधारणा थी। जाहिर सी बात है, 18 वर्ष के आगे जीवन को धिक्कार जो कह रहा है, इसका मतलब है कि ये तलवार उठाने में शुरू से ही सक्रिय था। तो राजपूत नीति की खासियत थी। और आपको बताऊं, देखो, साम्राज्य बनाना बाबर और हुमायूं का जो समय था, उस पृष्ठभूमि को देखते हुए साम्राज्य बनाने के लिए आपको शक्ति स्तंभ चाहिए था कि कम से कम आपके पास कुछ लोग ऐसे हों जो आपके साम्राज्य निर्माण में क्या कर सकें, सक्रिय भूमिका निभा सकें। और अगर आप उस समय के विकल्प को देखेंगे, अकबर के समय को, तो हमने बताया था कि अकबर के समय का विकल्प में कितनी शक्तियां थीं। अकबर के समय में, आइए हम लोग बात करें, एक एक क्वेश्चन, एक लाइन लिख देते हैं तो आप उसी पे कंसंट्रेट होकर के आगे बढ़ना शुरू करेंगे। चलिए उत्तर देखिए। हम लिखेंगे कि अकबर की राजपूत नीति एक विशिष्ट पहलू थी एक विशिष्ट पहलू था जिसका उद्देश्य राजपूतों को मुगल साम्राज्य के हितों से जोड़ देना था। कैसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका मैंने बताया, हितों को जोड़ देना था।
सूक्ष्मता से देखा जाए तो तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन परिप्रेक्ष्य में मुगलों के पास तीन राजनीतिक विकल्प थे। पूरा मैंने डिटेल चर्चा किया है, अब यहाँ से आप लोग डेवलप करेंगे। तीन राजनीतिक विकल्प थे, अफगान, मिर्जा और राजपूत। और आप जानते हैं कि जो अफगान हैं, अफगान प्रभावी विकल्प हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि अफगानों को हरा करके ही मुगलों ने सत्ता प्राप्त की थी। अफगान, मिर्जा विश्वसनीय नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में राजपूत ही एकमात्र विकल्प हो सकते थे, है ना। अब एक बात और बताएं कि राजपूत एकमात्र विकल्प हो सकते थे क्योंकि राजपूतों की जो पहचान थी वो किससे थी? राजपूतों की जो पहचान थी वो थी उनके वचन से थी। कहा यह जाता था कि अगर कोई राजपूत अगर वचन दिया है और वो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उस राजपूत का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं, यहाँ पे कहानियों की बात नहीं करनी है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दें, याद आ गया। वैसे तो उदाहरणों की कमी नहीं है, यहाँ लिखना नहीं है, बस समझने की बात है कि क्या कह रहे हैं। भगवान दास अकबर के करीबी अधिकारियों में से था। वो कश्मीर में यूसुफ खान को पराजित किया और उसने कहा कि चलिए जो हम शर्तें कर रहे हैं वो राजा मान लेगा। क्यों? क्योंकि अकबर ने इस बात को कहा भी था कि कश्मीर का विलय होना चाहिए, भले ही जो चाहो तो शर्त रख लो। और जब वो शर्त अकबर के सामने रखा तो अकबर ने उस शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि भगवान दास ने आत्महत्या कर ली। इस घटना को अबुल फजल जैसे इतिहासकार नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? या दबी जबान में लिखते हैं, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं अकबर की कमी दिखाई देती है। लेकिन राजपूत इस तरह की बात होते थे कि अगर जबान कट गई तो फिर कोई मतलब नहीं है रहने का। तो अफगान को आप जान ही रहे हो, मिर्जा हमेशा अपने ही बादशाह बनना चाहते थे। तो राजपूत अकबर के सामने सबसे स्पेसिफिक थे, एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट था। और आप जानते हैं कि उत्तर भारत में खास करके फतेहपुर सीकरी और दिल्ली को केंद्र बना करके अगर आपको साम्राज्य स्थापित करना है तो सबसे पहला जो आपके का जो प्रश्न चिन्ह चेकिंग होगी वो कहाँ होगी? राजपूतों में होगी। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब ये है कि बिना राजपूतों से पार पाए आप साम्राज्य नहीं बना सकते थे। भाई अगर आप पाटलिपुत्र को केंद्र बनाते तो एक बार राजपूतों का नंबर बाद में आता, लेकिन फतेहपुर सीकरी से जैसे ही बढ़ेंगे या आगरा से या दिल्ली से, तो राजपूत सबसे पहले साम्राज्य की चुनौती होंगे। इसलिए राजपूतों को डील करना एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था। आपको बात बताएं, एक अवसर आया था हुमायूं के पास कि अगर वो राजपूतों की मित्रता का प्रस्ताव रख लेता तो शायद इस राजपूत नीति को का श्रेय हुमायूं को चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में इफ एंड बट नहीं होता है। अकबर के पास वो विकल्प था, वो मौका आया और उस मौके का उसने फायदा उठाया और उसने राजपूत नीति को रखा या राजपूत नीति को एक स्पेसिफिक वे में डिफाइन किया। क्लियर है? तो वही मैंने आपसे बताया, जो कह रहा है ना कि सोची समझी राजनीति। जी हाँ, एकदम सोची समझी रणनीति थी, है ना। तो आप इन तीनों विकल्पों को डिस्कस करिएगा और फिर आगे लिखेगा कि अकबर को इस बात का श्रेय प्राप्त है, इस बात का श्रेय प्राप्त है
कि उसने राजपूत नीति के द्वारा उसने राजपूत नीति के द्वारा राजपूत नीति के द्वारा राजपूतों को मुगल साम्राज्य से जोड़ा। देख लीजिएगा, कोई अगर बढ़िया और भी लाइन मिले तो आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही लिखना है, मैं तो एक मॉडल दे रहा हूं कि आप ऐसे लिख सकते हैं, साम्राज्य से जोड़ा। ठीक है, चलिए अब इसके पहलू आप बताएंगे कि इस राजपूत नीति के 3 पहलू थे। राजपूत नीति के 3 पहलू थे। पहला तो वैवाहिक संबंध, भारमेल है, भारमल, आमेर, जैसलमेर, बीकानेर, 3 ऐसी रियासतें थीं। स्वेच्छा से स्वीकार करना, बूंदी, कोटा। और आपको बताऊं कि इन दोनों को क्या किया गया कि मुगल साम्राज्य में बड़े पद दिए गए। यही सबसे बड़ी खासियत यही थी, मुगल साम्राज्य में योग्यता अनुरूप, अभी आप लिख लीजिए, प्रशासन बताऊंगा तो आप समझेंगे, योग्यता अनुरूप मनसब दिया गया। मनसब जात और सवार 2 चीजों से डिफाइन होता था, एक से स्टेटस और दूसरे से वास्तविक शक्ति। जिसकी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से मुगल साम्राज्य से जोड़ दिया गया। और इसी संदर्भ में आपको बताऊं कि एक टर्मिनोलॉजी आती है पैक्स मुगल थियरी, मुगल अधिसत्ता का सिद्धांत, पैक्स मुगल थियरी। पैक्स मुगल थियरी यही कहती है कि आप अपने हित को मुगल साम्राज्य के हितों से जोड़ लीजिए और फिर उसी अनुरूप शासन प्रशासन करिए। और तीसरा ये था कि फिर उन्हें क्या करना, दमन करना। अगर इन दोनों विकल्प से नहीं आते हैं तो अंतिम में शक्ति का प्रयोग करना। और आपको बताऊं कि अकबर ने अपनी राजपूत नीति में इन तीनों का प्रयोग किया। क्लियर है? तो आप इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरह से उसने भारतीय शासकों को या राजपूत शासकों को मुगल साम्राज्य से जोड़ने के लिए जो है उसने क्या कहते हैं कि राजपूत नीति को ले आया। राइट, चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अकबर अपने धार्मिक एवं राजनीतिक विचारों एवं नीतियों के कारण अद्वितीय था। अब देखो, इस प्रश्न को तो हमको नहीं बताना चाहिए, एकदम सिंपल सी बात है। जो हमने पहले और दूसरे में आपको बताया, धार्मिक नीति और राजपूत नीति, राजनीतिक विचारों के लिए, तो जाहिर सी बात है उसी चीज को लिखना है, बस थोड़ा सा आयाम बदल देना है ना। तो निश्चित रूप से इसके 2 खंड हैं, कालखंड हैं, आप ये ध्यान पे रखिएगा। शुरुआत ये लिख लीजिएगा शुरुआत कर दे रहा हूं, आप फिर उसे लिखिएगा कि अकबर मुगलकालीन ऐसा बादशाह था जिसने अपने धार्मिक और राजनीतिक नीतियों से न केवल
मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया, मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ किया, बल्कि तत्कालीन या भारतीय इतिहास पर में एक अमिट छाप छोड़ी। आप समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूं मैं? जो प्रश्न की भाषा है उसके अनुरूप थोड़ा सा फ्रेमिंग किया है हमने। आप चाहो तो इस बात को एक लाइन में और भी लिख सकते हो कि अकबर की धार्मिक और राजनीतिक नीति को उसके उत्तराधिकारियों के काल में भी थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ लागू किया गया। ये भी एक क्या कहते हैं कि यूनिकनेस आपको दिखाई देगी। अब जाहिर सी बात है, अब हम लोग धार्मिक पक्षों पे एक पैराग्राफ लिख देंगे। अब हम लिखेंगे नहीं, आप लोग लिखेंगे कि एक पहलू धार्मिक पहलू पे लिखेंगे और दूसरा राजनीतिक विचारों पे लिखेंगे। तो धार्मिक नीति में वही सारी बातें कि जो पहली बात तो ये कि भेदभाव मूलक जो प्रावधान है उन्हें हटाया, सुलह कुल की बात की, सुलह कुल की बात की, है ना। दीन इलाही की चर्चा। अब दीन इलाही लास्ट में लिखिएगा, उसके बाद ना लिखिएगा। आप ये कह सकते हैं कि सभी सर्वधर्म संभाव लिख दीजिए, एक बार और लिख सकते हैं सर्वधर्म संभाव। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक भी तथ्यों की तो यहाँ कमी होगी ही नहीं, पर्याप्त तथ्य आपके सामने हैं। राजनैतिक विचारधारा की अगर हम बात करें पॉलिटिकली, तो राजनैतिक विचारधारा में भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। जैसे एक तो हम पहले बात तो यही कहेंगे, पैक्स मुगल थियरी, अखिल जो मुगल सिद्धांत है कि किस तरह से मुगल साम्राज्य को एक अखिल भारतीय साम्राज्य को जोड़ना और उसमें स्थानीय शक्तियों को उसमें समाविष्ट करना, है ना, योग्यता के अनुरूप उन्हें पद देना, सभी वर्गों को अवसर देना, धार्मिक भेदभाव नहीं, केवल योग्यता के आधार पर निर्णय। और इसमें जरूर जब भी आप राजनीतिक नीतियों की बात करोगे तो एक बात जरूर लिखोगे, नहीं तो अधूरा सा हो जाएगा, वो ऊपर ही लिखना है। चाहे यहाँ भी लिख लो कि राजपूत नीति और हल्की सी दक्षिण नीति। तो दक्षिण नीति कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि सर एक अखिल भारतीय सोच को रिप्रेजेंट करती थी। क्यों? क्योंकि सारी जो वो था, क्या कहते हैं कि उत्तर भारत को जीतने के बाद दक्षिण भारत का भी एक विचार था कि वो भी एक पार्ट में रहे। और निश्चित रूप से इस धार्मिक और राजनीतिक नीतियों के कारण ही अकबर को हम एक विशिष्ट शासक या स्पेसिफिक रूलर कहते हैं, राइट। अकबर के सुलह कुल के नीति के निहितार्थ आज भी आ सकता है, ऐसे ही आ सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि इसको बताने की भी जरूरत है, पूरे काफ़ी चर्चा हमने आपको बता दिया, है ना। तो सुलह कुल की नीति के निहितार्थ क्या उद्देश्य थे? जाहिर सी बात है आप ये बताएंगे
कि जो सुलह कुल की नीति का निहितार्थ यही था कि सर्वधर्म संभाव हो। सर्वधर्म संभाव न होने के बीच में सामाजिक कट्टरता रहेगी, सामाजिक तनाव रहेंगे और वो राष्ट्र के विकास के लिए, एक राज्य के लिए हानिकारक हो जाएंगे। इसलिए उसने सुलह कुल की नीति को रखा। तो कैसे शुरुआत करेंगे? वहीं से शुरुआत करेंगे कि अकबर के समय तक की दो अवधारणाएं थीं। एक कौन सी थी? एक थी आपकी, क्या कहते हैं कि जो दो कट्टर अवधारणाएं हैं, दो समानांतर अवधारणाएं थीं, ये परस्पर विरोधी भी कह सकते हैं, परस्पर विरोधी अवधारणाएं थी। एक था दारुल हर्ब, हालांकि ये सिद्धांत में ही ज्यादा था दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम। इसलिए कहूँगा क्योंकि हमको तो ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई ऐसा अवधारणा थी जो दारुल इस्लाम 100% रही हो। सल्तनत काल में भी आपने देखा, बाय द वे, अगर कोई सुल्तान कट्टर है वो बात अलग है, लेकिन सामान्य रूप से आप देख सकते हैं कि धार्मिक नीति केवल व्यक्तिगत मामलों तक, पारिवारिक मामलों तक ही रहती थी, और जो राज्य के जो निर्णय लिए जाते थे वो धर्म से प्रभावित नहीं होते थे। फिर भी आप ये कह सकते हैं कि दो अवधारणाएं थी। एक वह जहां इस्लामी कानून ना हो, इस्लामी कानून ना हो, और एक वह जो कि जहां पर इस्लामी कानून हो, इस्लामी कानून हो। और कई मुद्दों पर टकराव था, कई ऐसे जहां पर दारुल हर्ब या दारुल इस्लाम पूर्णतया नहीं भी था तो भी कई जगह टकराव था। जैसे भेदभाव मूलक कर थे, जैसे भेदभाव मूलक कर थे। तो कहीं ना कहीं विजेता और विजित का कॉन्सेप्ट था कि हमने जीता, आप हारे, पराजित हुए। अकबर ने इन सारी अवधारणाओं को अप्रासंगिक या इररेलीवेंट बताया, किसके द्वारा? सुलह ए कुल का नीति, सुलह ए कुल की नीति। यानी सुलह ए कुल का नीति ये थी, सुलह ए कुल की नीति की सबसे प्रमुख निहितार्थ तो यही था कि जो दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब का जो विभाजन है वो तार्किक नहीं है, वो उचित नहीं है, उसे समाप्त होना चाहिए, है ना। तो इसके सामाजिक जो निहितार्थ थे वो ये थे कि कहीं कोई भेदभाव ना हो, सर्वधर्म संभाव हो, किसी को प्रताड़ित न किया जाए, सभी धर्मों की स्वतंत्रता हो, सभी धर्मों का समान आदर हो, है ना। और साथ ही साथ इसका राजनीतिक निहितार्थ ये था कि कई बार जब इस तरह के विभाजन होते थे तो तनाव होते थे, तनाव से विद्रोह होते थे। तो उन तनावों और विद्रोहों से अगर बचा जाए तो निश्चित रूप से राज्य का विकास होगा। तो कहने का मतलब है कि धार्मिक ही नहीं, जो सुलह कुल की जो नीति थी उसका कहीं ना कहीं सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी था। क्लियर है? तो इन्हीं सारे बिंदुओं को लिखना है। आगे देखते हैं। मुगलों की राजपूत नीति पर एक निबंध लिखिए। नाम देखने से लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो बड़ा आसान टाइप का है। कई बार ऐसे में आपको, आप तैयार किए रहते हैं कि सबका 200-200 शब्द, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, 800 हो गया, कुल लिखना है। 10 नंबर में था शायद, अगर याद आ रहा है, अगर मेरी याददाश्त सही है तो 10 नंबर में 800 शब्द 10 नंबर के लिए लिखा जाए तो बड़ा मुश्किल है ना। तो अब इसकी खासियत यही है कि आप इसे कैसे लिखेंगे, कैसे आप 150 या 200 शब्द में लिखेंगे। मैं बाय द वे मेरे सामने ये पेपर भी रखा हुआ है, मैं देख लूं। 2016 में आया है कि, चलिए आप देखिएगा, जस्ट ए मिनट, 2014-15। मैं ये देखना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि कितने नंबर का है। जी हाँ, 15 नंबर का था। चलो 15 ही नंबर मान लेते हैं
15 मार्क्स का था। तो अब ऐसे में केवल अकबर नहीं लिखाना है, इसमें आपको लिखना है अकबर भी लिखना है, जहांगीर भी लिखना है, और अभी हमने औरंगजेब तो पढ़ाया नहीं, लेकिन हमारी क्लास अटेंड करके तो बोल नहीं रहा है औरंगजेब। जब हम लोग पूरा चर्चा करेंगे तो इसको भी लिखेंगे औरंगजेब। और अगर 200 शब्द में लिखना है तो क्या कंटेंट होना चाहिए, कितना लिखना चाहिए? जाहिर सी बात है 70 से 75 शब्द इसको लिखेंगे। जहांगीर और शाहजहां में को 75 शब्द में लपेटेंगे और 50 शब्द में औरंगजेब। और कैसे लिखेंगे? वही सिंपल सी बात है कि राजपूत नीति मुगल साम्राज्य में एक विशिष्ट नीति थी, जिसे अकबर के द्वारा, जिसका सूत्रपात अकबर के द्वारा या जिसकी आधारशिला अकबर के द्वारा रखी गई। इस राजपूत नीति के 3 तत्व थे: सीधे सीधे वैवाहिक संबंध, स्वेच्छा से स्वीकार करना और जबरियां करना। यानी इन दोनों से ना हो जाए तो बलपूर्वक उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लेना, है ना? क्लियर? अब इतनी, इससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। एक आध तथ्य आपने लिख दिया, वहीं ऊपर आपने लिख दिया कि इस राजपूत नीति के समर्थन में उदारवादी धार्मिक नीति का भी संचालन किया गया, जिससे कि राजपूतों और मुगलों के बीच विश्वास बहाली उपाय हो सके। ये पोर्शन आप लिख सकते हैं, 1 लाइन 2 लाइन, राइट? अब खूबसूरती कहां से है? यानी शुरुआत हम करते हैं। शुरुआत तो आपको बता ही दिया, शुरुआत आप कर ले जाएंगे। जैसे चलिए और शॉर्ट कर दें, चलिए एक, जिसे सीधी बात नो बकवास जिसे कहते हैं आप, मुगलों की राजपूत नीति की आधारशिला अकबर के द्वारा रखी गई थी। एज ए पॉलिसी अगर हम बात करें, और भी पीछे जाना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि बाबर और हुमायूं के समय राजपूतों से संपर्क अवश्य हुआ, लेकिन कोई विशिष्ट पॉलिसी नहीं रखी गई थी। लेकिन कोई जरूरत नहीं, आप यहां लिख सकते हैं रखी गई थी। उसके बाद आप अकबर, अब पृष्ठभूमि तो लिख नहीं सकते हैं कि अकबर की राजपूत नीति के 3 तत्व थे। उन तीनों तत्वों की चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में किया, है ना? इसके बाद आप क्या करेंगे? लिखेंगे कि जहांगीर और शाहजहां के समय में एवं शाहजहां के समय में राजपूत नीति में चाहे इसको 2 भाग, चलिए अब लिख दिए तो कोई बात नहीं है। राजपूत नीति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व देखे जा सकते हैं। और आपको बताऊं कि ये बात तो हमने इसी पे लिखा ही है। चाहे तो आप इसे 4 पैरों में लिख सकते हैं। जहांगीर में निरंतरता के तत्व लिखें, फिर परिवर्तन के तत्व लिखें, फिर शाहजहां के समय में निरंतरता के तत्व लिखें, फिर परिवर्तन के तत्व लिखें। इतना तो हमने आपको क्लास में पढ़ाया ही पढ़ाया है। बाकी एक अन्य पैरा औरंगजेब के समय में लिखा जाएगा, और वो तब आप लिख पाएंगे जब आप राजपूत नीति को अच्छे ढंग से औरंगजेब को पढ़े रहेंगे तब।
तो हम लोग उसको लास्ट वाले पैरे को वहाँ से जोड़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अकबर की धार्मिक नीति की विवेचना करिए, यूपीपीसीएस 2015। जाहिर सी बात है, पहले हम लोग पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं, इस पर चर्चा नहीं करनी है। अकबर से शाहजहां तक राजपूत नीति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को रेखांकित करिए। वही चीजें हैं, आपको अकबर की राजपूत नीति लिखनी है। धार्मिक है कि अकबर की राजपूत पॉलिसी लिखनी है, 75 वर्ड। फिर जहांगीर में कॉन्टिन्यूटी और चेंज लिखना है। खूब हमने बताया है, उसी कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज को लिख देना है और फिर शाहजहां में लिख देना है। कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज पढ़ाया है, पूरी क्लास ही लिया है इस पे, तो मान लीजिए 75 वर्ड। चलिए 75 इसको भी लिख लीजिए, ऐसा क्या 225 शब्द है। और लास्ट में आप इसका निष्कर्ष यही लिखेंगे, इस प्रकार अकबर से लेकर के शाहजहां की राजपूत नीति में मोटे तौर पर एक निष्कर्ष मैं लिख दूं, जैसे आप जब भी लिखेंगे तो आसानी रहेगा। आप लिखेंगे कि इस प्रकार अकबर से लेकर के जहांगीर तक, शाहजहां तक, अकबर से लेकर के शाहजहां तक राजपूत नीति में निरंतरता के तत्व अधिक थे। यद्यपि समय समय पर परिस्थिति अनुरूप परिवर्तन के भी तत्व देखे गए। और आपको बता दूं कि सेम तरह की ड्राफ्टिंग आपकी धार्मिक नीति पर भी होगी, वो हमने लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी ना हो तो आप लिख लीजिएगा, धार्मिक नीति में क्या परिवर्तन हुए। श्योर। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आंसर राइटिंग आप लोगों को इम्प्रूव करेगा और लिखने में भी। हालांकि इस समय है फोकस करने का किस पे, प्रीलिम्स पे है, राइट। तो कोई बात नहीं, आप इसे ज़रूर एक बार देखेंगे। थैंक यू।